नेशनल काउंसिल फॉर तिब, हुकूमत पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रेसिडेंट नेशनल काउंसिल फॉर तिब CPD प्रोग्राम फ़ेज़ 2 की क्लास 8 में आप तमाम शुरका को खुशामदीद। उम्मीद है कि तमाम शुरका ज्वाइन कर चुके होंगे। आज की हमारी क्लास जो है वो ट्यूमर मार्कर्स के मुतालिक है। हस्ब साबिक़ सबसे पहले प्रेसिडेंट नेशनल काउंसिल फॉर तिब मोहतरम जनाब हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी साहब के इब्तदाई कलिमात होंगे। उसके बाद आज का लेक्चर होगा और लेक्चर के बाद आज इख्तितामी कलिमात में हमारे साथ होंगे मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर हकीम मोहम्मद आसिफ इकबाल साहब। आप चेयरमैन हैं फार्माकोपिया कमेटी नेशनल काउंसिल फॉर तिब के। तो चलते हैं हम अपनी आज की क्लास की तरफ। ओवर टू प्रेसिडेंट नेशनल काउंसिल फॉर तिब मोहतरम जनाब हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मुअज़्ज़ज़ अतिब्बा इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रेसिडेंट नेशनल काउंसिल फॉर तिब CPD प्रोग्राम के एक और सेशन में आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करता हूं कि जो गुज़िश्ता लेक्चर्स हुए हैं, जो गुज़िश्ता सेशन हुए हैं, उससे आपने भरपूर इस्तिफादा किया है। हम इस क्लिनिकल जो हमारी पैथोलॉजी का जो सेशन चल रहा है, ये जो CPD प्रोग्राम चल रहा है, यकीनन अतिब्बा कराम इससे बड़े मुतमिन और खुश नजर आ रहे हैं और बड़ा अच्छा फीडबैक आ रहा है कि जो ऐसे ऐसे टेस्टों के बारे में बताया जा रहा है जिनके बारे में पहले बहुत कम आगाही थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो लेक्चरर्स हैं, हमारे जो माहिरीन हैं, वो भी बड़ी तैयारी के साथ अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और अतिब्बा कराम को बेहतरीन मालूमात मुहैया करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं आज इस प्रोग्राम की वसातत से अपने लेक्चरर्स को भी खराज तहसीन भी पेश करना चाहता हूं और इनका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं। मैं एक बात बताऊं कि जितना भी ये काम हो रहा है, ये फीस बिलिल्लाह वॉलंटियरली हो रहा है। ये तिब के लिए, नेशनल काउंसिल फॉर तिब की कॉज के लिए, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कायदीन जनाब इकबाल अहमद करशी, डॉक्टर जाहिद अशरफ और हकीम मंसूर अजीज साहब की जो रहनुमाई की रोशनी में ये काम अंजाम दिया जा रहा है और इसमें जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये खालिस्तन तिब के लिए, तबीब की बेहतरी के लिए, नॉलेज शेयरिंग के लिए, इल्म को आगे बढ़ाने के लिए अपनी मदद आपके तहत बिला मुआवजा खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मैं इस प्लेटफॉर्म से तमाम दोस्तों का नाम लिए बगैर जो जो इस पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम प्रोग्राम के आखिर में उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए उनकी एक्नॉलेजमेंट भी करेंगे, उनको सर्टिफिकेट्स भी देंगे और उनका बकायदा एक सेशन में शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने इस बड़ी कॉज के लिए अपनी खिदमत अंजाम दी। आज का लेक्चर जो ट्यूमर मार्कर के हवाले से है, आप जानते हैं तमाम दोस्त के कैंसर गुज़िश्ता 2-3 दहाइयों में कैंसर की शरह में काफ़ी इजाफा हुआ है और बाज़ अमराज और बाज़ रसोलियाँ ऐसी होती हैं, बाज़ गदूद ऐसे बढ़ जाते हैं जिनका बहुत सारा इलाज करवाने के बाद भी वो ठीक नहीं होती। वो बाद में जब आखिर में पता चलता है, टेस्ट करवाते हैं, मतलब कैंसर हो गया हुआ है। तो ऐसी गिल्टियों को अगर शुरू में ही डायग्नोज कर लिया जाए तो बहुत सारे कैंसर जो काबिल इलाज हैं और वो पहली दूसरी स्टेज में आसानी से उनको क्योर किया जा सकता है किसी भी तरीका इलाज से। तो इसलिए ये आज का जो सेशन है ये और ज्यादा अहम है। इसमें खास तौर पर जो ट्यूमर मार्कर्स में खास तौर पर जो प्रोस्टेट जरा जो मेल के साथ एक मामलात होते हैं, ये बहुत ज्यादा इसका जो है ज़रूर है, बहुत ज्यादा लोगों में ये मसला होता है। तो उसके बारे में आप जरूर देखिए, जानिए और अगर जरूरत हो तो अपने मरीजों को डायग्नोज करने के लिए उसे रिकमेंड भी करें और समझिए कि ये असल है क्या। इंशाल्लाह हमारे माहिरीन इस पर बेहतरीन आपको मालूमात मुहैया करेंगे। आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने फीडबैक से हमें जो आगाह करते रहिए। आखिर में फिर मैं एक अर्ज करूं कि जो हमने एक मूव शुरू की है तिब्बे यूनानी अवामी आगाही प्रोग्राम की, कि मुआशरे में, लोगों में, कम्युनिटी में, सोशल मीडिया पे, अखबारात में, साफियों में, वुकला में और जितने भी जो लोगों में असर रखते हैं लोग, उन तक तिब्बे यूनानी का
एक बेहतरीन मैसेज पहुंचाना है कि तिब्बे यूनानी एक बेहतरीन, सस्ता और मौसर तरीका इलाज है। ये आज भी जदीद साइंस है। सिर्फ जरूरत इस अमर की है कि अगर हुकूमती और रियासती सरपरस्ती हासिल हो जाए तो मुल्की मसला सेहत के हल करने में तिब्बे यूनानी इंशाल्लाह बेहतरीन किरदार अदा कर सकती है। मैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारा जो मिशन है इसमें हमें कामयाबी अता फरमाए कि और आप सबको अब खैर व आफियत के साथ रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, तिब्बे यूनानी पाइंदाबाद। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम अतिब्बा इकराम को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू और सीबीडी के आज के इस लेक्चर में खुशामदीद। मेरा नाम हकीम मोहम्मद अली शेर है और मैं अपनी खिदमत अंजुमन हिमायत इस्लाम तिब्बिया कॉलेज में लेक्चरर की हैसियत से अदा कर रहा हूँ। आज के इस लेक्चर का आगाज़ करते हैं जो कि हमारा है ट्यूमर मार्कर्स के ऊपर। जैसे कि पिछला लेक्चर आपने सुना होगा वो हमारा था इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स के ऊपर, जैसे इन्फ्लेमेशन को इंडिकेट करते हैं जिससे हमें अपनी तशखीस करते हैं उसके बिना के ऊपर। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो है ट्यूमर मार्कर्स के ऊपर, जिससे हमें जिस्म के अंदर ट्यूमर की या कैंसर की एब्सेंस और प्रेजेंस का पता चलेगा इन मार्कर्स के ऊपर। तो पहले हम देखते हैं कि हम इसमें क्या-क्या डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे अब ट्यूमर का तज़किरा हो तो हमें पता होना चाहिए कि ट्यूमर बेसिकली क्या है और ट्यूमर किस तरह बनता है। फिर ट्यूमर के पीछे जिसको हम कहते हैं कि जेनेटिक कॉज़ है, कि जेनेटिक कॉज़ेज़ किस तरह हैं, क्या-क्या अवामिल हैं जो कि जेनेटिकली प्रीडिस्पोज़ करती हैं कि ट्यूमर फॉर्मेशन हो या कैंसर फॉर्मेशन हो, बेशक वो मैलिग्नेंट हो या बेनाइन हो। फिर हम देखेंगे ट्यूमर मार्कर्स, फिर हम देखेंगे कि ट्यूमर मार्कर्स जैसे पिछली दफ़ा हमने इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स में देखा था कि इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स नॉर्मली भी हमारी बॉडी में वेयर एंड टेयर की नतीजे में पैदा हो रहे होते हैं। तो हम इस दफ़ा भी देखेंगे कि कौन से ट्यूमर मार्कर हमारी नॉर्मली बॉडी में एक नॉर्मल एक सर्टेन लेवल तक माइन्यूट क्वांटिटी में सिक्रीट हो रहे होते हैं, मगर उसको हम फिजियोलॉजिकल कंसीडर करते हैं, पैथोलॉजिक कंसीडर नहीं करते, तो वो भी हम देखेंगे। और फिर हम फर्दर डिटेल देखेंगे कि कौन-कौन से ट्यूमर मार्कर हमारी बॉडी के अंदर हैं। तो चलते हैं, पहले ये जानते हैं कि ट्यूमर क्या है। तो ट्यूमर इज़ बेसिकली अगर जिन्नाती ज़ुबान में बात करें तो ट्यूमर इज़ बेसिकली अ नियोप्लाज़्म। तो आसान भाषा में हम कहें तो एक फॉर्मेशन और क्लस्टर और ग्रुप ऑफ एबनॉर्मली डेवलप्ड सेल्स हैं। एक जनरल टर्म भी यूज़ की जाती है कि जी अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन के नतीजे में जो सेल पैदा होते हैं वो हमारे ट्यूमर्स होते हैं। तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन के नतीजे में जो सेल्स पैदा होते हैं और उनकी बहुत सारी वजूहात होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, मगर उसमें जो ट्यूमर है वो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन अगर हो रही है तो हम ये क्यों नहीं कहते कि अनकंट्रोल्ड ही बेशक हो रही हो, मगर सेल तो नॉर्मल है, उसको तो ऑर्गन का साइज़ बड़ा हो जाना चाहिए। अगर लेट्स सपोज़ अगर हम लिवर कैंसर की बात करें, तो उसके अंदर अगर नॉर्मल अगर ट्यूमर है, उसमें कोई कैंसर है, तो वो अनकंट्रोल्डली डिवाइड हो रहा है, मगर उसका तो लिवर का साइज़ नॉर्मल लिवर का ही साइज़ बड़ा होना चाहिए, नॉर्मल लिवर की फंक्शनिंग बड़ी होनी चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता। होती अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन ही है, मगर नॉर्मल सेल्स जो हैं वो अनकंट्रोल सेल डिवीजन की वजह से और अलॉन्ग विद अदर फैक्टर्स जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसकी किल्लत की वजह से और कुछ की एब्सेंस कुछ की प्रेजेंस की वजह से मौजूदगी की वजह से वो जो सेल्स हैं वो अपनी नॉर्मल सूरत हाल में अपनी नॉर्मल कंडीशन में नहीं होते, जिसकी वजह से वो नॉर्मल फंक्शन भी परफॉर्म नहीं करते, फिर वो कैंसर सेल्स बन जाते हैं। अब इसी में हम ट्यूमर में जाएं तो हमारे पास दो टाइप्स आती हैं, बिनाइन या मैलिग्नेंट। बिनाइन में कैंसर्स या बिनाइन ट्यूमर्स वो होते हैं जो कि लोकलाइज रहते हैं, हमारी बॉडी के अंदर स्प्रेड नहीं करते, ना ब्लड के अंदर स्प्रेड करते हैं, ना लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर स्प्रेड करते हैं, ना सराउंडिंग टिश्यूज के अंदर, ना सराउंडिंग ऑर्गन्स के अंदर को वो स्प्रेड करते हैं, ना उनको अफेक्ट करते हैं। मैलिग्नेंट इसके बिल्कुल क्वाइट ऑपोजिट होता है, वो हमारे ब्लड में भी स्प्रेड कर सकता है, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम्स के अंदर भी स्प्रेड कर सकता है, हमारे उसके सराउंडिंग टिश्यूज हैं उसको भी अफेक्ट कर सकता है और उसके अंदर भी स्प्रेड कर सकता है। फिर हमारे बोन के अंदर भी उसकी मेटास्टेसिस हो सकती है। आइए देखते हैं कि जी ट्यूमर बनता कैसे है। इसका बड़ा एक शॉर्ट सा देख लेंगे। अब ये लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे ये मैंने कोई सर्कल सी चीज़ें बनाई हुई है, ये बेसिकली है सेल साइकिल। ये वो साइकिल है या ये वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए हमारा जो एक सेल है वो 1 से 4 होता है, 4 से 8 होता है, 8 से
16 होते हैं, 16 से 32 होता है। ये है जी सेल साइकिल। अब जैसे ही हमारा ये सेल साइकिल की मुख्तलिफ स्टेजेस हैं और उन मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर सर्टन जगह के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ चेक पोस्ट रखी हुई हैं और उन चेक पोस्ट का काम ये होता है ये देखना कि क्या ये जो सेल मेरे पास आया है मौजूदा पिछली फेज़ से फेज़ 2 के अंदर, क्या ये जो सेल है, क्या ये नॉर्मल डिवीज़न के तहत आ रहा है? क्या इसके अंदर जो डीएनए मटीरियल है, ये इसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन है, टाइप ऑफ प्रोटीन है, अरेंजमेंट ऑफ डीएनए या क्रोमोसोम है, क्या वो नॉर्मल है या नहीं? और ये जो चेक पॉइंट पे ये जो फौजी होते हैं, ये जो चेक पॉइंट्स पे जो मार्कर्स होते हैं, इनको कहते हैं ये हैं जी साइक्लिन्स और इनकी ये फर्दर 3 टाइप्स हैं और ये हैं जी सीडीके इनकी फर्दर 4 टाइप्स हैं। तो ये जो 7 ये चेक पोस्ट पे जो हमारे फौजी हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर साइकिल के सेल साइकिल के 2 फेजेज़ के अंदर उन्होंने रखे हुए हैं। तो इनका काम ये होता है कि जो डिटेक्ट करना है कि क्या ये सेल नॉर्मल आ रहा है जो डिवाइड होके पिछले फेज से, क्या ये इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है क्या प्रॉपर्ली डिवाइड हुआ है और सेकंड जो होता है कि ये चेक करने के बाद ये जो साइक्लिन्स हैं और ये सीडीके ये सेल की जो है डिवीजन और सेल की ग्रोथ को प्रमोट कर देते हैं। तो अगर इन साइक्लिन्स और इन सीडीकेस इनकी अगर जेनेटिक एम्प्लीफिकेशन हो जाए, जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो जाए कि ये हाइपर एक्टिवेट हो जाएँ, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जैसे मैंने बताया कि ये एक तो चेकर्स भी हैं और ये ग्रोथ प्रोमोटर्स भी हैं। तो एक चीज़ जो ग्रोथ प्रमोट कर रही है, उसी के अंदर एरर आ जाए, वो हाइपर फंक्शन करना शुरू कर दे, तो इसका मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ प्रमोट करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा सेल डिवीज़न करेगी। इसका मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा सेल डिवीज़न होगी, जिसका मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स आएँगे, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स आएँगे, तो इसका मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा मास एब्नॉर्मल डेवलप होगा क्योंकि जो चेक पोस्ट पे जो हमारा फौजी है, वो बीमार हो चुका है, उसको जो इन्फॉर्मेशन है वो उसकी ख़राब हो चुकी है कि कौन से सेल को अलाउ करना है और कौन से सेल को हमने डिस्टर्ब करना है कि ये आगे फर्दर डिवाइड ना हो और कैंसर की सूरत ले। तो इसके अंदर अब हम देखें कि जो जो सीडीकेज़ हैं ये क्यों ख़राब होते हैं, इसके बैक एंड पे जाएँ तो जो कैंसर की या ट्यूमर की जो फ़ॉर्मेशन है, ये एट द एंड इसके ग्रास रूट लेवल के ऊपर बिल्कुल जो मेन कॉज़ है दैट इज़ द जेनेटिक म्यूटेशन। जेनेटिक म्यूटेशन में फर्दर हम 4 तरह की टाइप्स देख लेते हैं कि किस तरह की जेनेटिक बेसिस बेसिकली जिसको ऑन्कोजेनेटिक्स कहते हैं कि जेनेटिक बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर, ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैंसर, जिसके अंदर एक म्यूटेशन होती है, इसके अंदर फिर फर्दर हमारा ये आप देख रहे होंगे कि ये हमारा है डीएनए का स्ट्रैंड, इसके अंदर फिर फर्दर म्यूटेशन हो सकती है, सिंगल स्ट्रैंड म्यूटेशन है, सिंगल बेस म्यूटेशन है, फिर एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन है कि ये जो अंदर बेसेस लगी हुई हैं, इसकी केमिकल चेंजेस हो जाती हैं। नॉर्मल होती है प्रेज़ेंट होती है, एब्सेंट नहीं होती, म्यूटेशन नहीं होती, मगर इसके अंदर जो बेसेस हैं, इनके अंदर केमिकल्स हैं, वो चेंज हो जाते हैं। जिसके अंदर मेंशन किया एसिटाइलेशन एंड मिथाइलेशन। फिर जब ये मिलके बेसिकली बनाता है हमारे पास क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम जब रीअरेंज होता है, तो उसकी रीअरेंजमेंट के अंदर भी एरर आ सकता है। फिर जब डीएनए एम्प्लीफिकेशन अगर हाइपर ये एक स्ट्रैंड है तो उसकी जगह 4 स्ट्रैंड हो जाए तो इसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये जो 4 चीज़ें मैंने बताई हैं ये बेसिकली लीड करती हैं 2 चीज़ ये मेजर चीज़ है आपके लिए सुनने के लिए। ये आपको आप अतिबा इकराम को ये या आप याद रखें कि बेसिकली क्या 2 अवामिल होते हैं जिसकी वजह से कैंसर डेवलप होता है। तो फर्स्ट है जी एक्टिवेशन ऑफ कैंसर प्रोड्यूसिंग जीन्स, एक्टिवेशन ऑफ कैंसर प्रोड्यूसिंग जीन्स जिसको जिन्नाती ज़ुबान में हम कह लें ऑन्कोजीन्स, ठीक है? फिर डीएक्टिवेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, डीएक्टिवेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन। तो ये जो 4 ये जो सिंपल म्यूटेशन जो है वो कॉज़ कर रही है या तो एक्टिवेशन कर रही है कैंसर प्रोड्यूसिंग जीन्स को या डीएक्टिवेट कर रही है कि जो कैंसर को सप्रेस करने वाले, कैंसर को किल करने वाले जो पीछे हमने अवामिल पढ़े हैं कि जिसके अंदर जो साइक्लिन्स हैं, ये डिटेक्ट करते हैं कि और इसके साथ टेलोमेरेज़ और टेलोमर्स होते हैं, ये डिटेक्ट करते हैं कि क्या ये सेल नॉर्मल प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं। तो ये जो है इनकी सप्रेशन हो जाती है, ये डीएक्टिवेट हो जाते हैं। ये बेसिकली ट्यूमर सप्रेसर सेल्स हैं, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स हैं, जिन्होंने डिटेक्ट करना है
कि अगर पीछे से कोई नॉर्मल सेल आ रहा है तो उसको हम फौरन डिस्ट्रॉय कर दें, हम उसको डिवाइड ना होने दें। फिर हम अभी कुछ जीन्स देख लेते हैं कि डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है हमारे ऑन्कोजीन और ट्यूमर जीन में, बड़ा सरसरी सा। ऑन लेफ्ट देख लें कि ये हमारे पास ऑन्कोजीन्स हैं जो कि जिनकी एक्टिवेशन होती है म्यूटेशन की वजह से, जो कि कैंसर सेल को की प्रोडक्शन में या कैंसर सेल की डेवलपमेंट में इनका अमल दखल है। फिर ऑन द राइट आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास ट्यूमर सप्रेसर जीन, जिनकी डीएक्टिवेशन हो जाती है जब कैंसर होता है। तो इसके अंदर ये दो जीन्स हैं, ऑन्कोजीन्स के अंदर रास जीन है और MYC जीन है, मिक जीन है। तो ये बेसिकली जो जीन है, ये जो CDK और साइक्लिन्स, इनकी जो है प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो हैं ग्रोथ प्रोमोटर्स हैं, ये सेल डेवलपमेंट की, सेल साइकिल के अंदर ग्रोथ प्रोमोटर्स का अमल का जो है फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो जितने ज़्यादा ये प्रोमोटर्स होंगे उतनी ज़्यादा सेल प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे अनकंट्रोलेबली। इसी तरह जो हमारे पास जो मिक जीन है वो हमारे पास सेल एक्टिविटी को बढ़ा रहा होता है, सेल की सर्वाइवल को बढ़ा रहा होता है, सेल की ग्रोथ को बढ़ा रहा होता है। तो इसलिए जो है हमारे पास जो ट्यूमर सेल्स होते हैं, कैंसर सेल्स होते हैं, वो एक किस्म के सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। उनका अपना जो अपने आप को सर्वाइव करने का जो उनका आप समझने के लिए कह लें कि उनका जो कुव्वत मुदाफ़त है वो आम सेल से बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। इसलिए उनको किल करने के लिए कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, टेस्ट और इसको यूज़ करना पड़ता है। ट्यूमर सप्रेसर जीन भी आ जाए तो उसमें APC जीन है, BRCA1 और BRCA2 जीन है और P53 है। तो P53 ये आप जान लें जो बड़ा इम्पोर्टेंट है। और APC, P53 जो है ये वो जीन है जो डिटेक्ट करता है, जो प्रोड्यूस करता है फर्दर ऐसी प्रोटीन्स को जो डिटेक्ट करती हैं कि सेल जो पिछले साइकिल में अगली स्टेज में जो आया है ये नॉर्मल नहीं है, तो इसको डिस्ट्रॉय होना चाहिए। तो ये जो है प्रोटीन, इट्स अ प्रोटीन और इट्स अ जीन फॉर सेल अरेस्ट। जैसे ही ये अगर प्रोटीन एक्टिवेट हो, P53 प्रोटीन एक्टिवेट हो, ये फर्दर एक और प्रोटीन, ये जीन जो है एक और प्रोटीन बनाता है, इसको P21 कहते हैं। ये प्रोटीन का काम ये होता है ये डिटेक्ट करना कि ये जो सेल हमें जो इस सेल साइकिल के अंदर ये सब कुछ, ये जान लें, अगेन मैं बता रहा हूँ, ये सब कुछ सेल साइकिल के दौरान हो रहा है। जब सेल नया तख्लीक हो रहा है, सेल नया डिवाइड हो रहा है, 1 से 4 हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है, 2 से 4 हो रहा है, 4 से 8 हो रहा है, ठीक है? तो ये सारे मामला इसी लेवल पे हो रहे हैं, ठीक है? तो ये P53 और P21 का ये काम होता है कि इन्होंने डिटेक्ट करना है क्या ये जो सेल इस एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जो आया है, क्या ये नॉर्मल जेनेटिक मटेरियल के साथ आया है, नॉर्मल सेल ऑर्गेनेलिस के साथ आया है, नॉर्मल स्ट्रक्चर के साथ आया है। अगर ये डिटेक्ट कर लें कि कोई भी एक चीज़ भी एब्सेंट है, ये फ़ौरन सेल के जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि एबनॉर्मल सेल प्रोड्यूस ना हो। फिर BRCA1-2 जो हैं सेल, ये वो सेल हैं कि जो पीछे जो हमने म्यूटेशन पढ़ी है, क्योंकि जो हमारी बॉडी में वेयर एंड टेयर ऑल द टाइम चल रहा है, पल पर जी रहे हैं, पल पर मर रहे वाला सीन है। तो ये जो है जेनेटिक की जीन मटेरियल की जो है जो डैमेज है उसको रिपेयर करता है। APC जीन जो है ये प्रिवेंट करता है कि सेल जो है अनकंट्रोलेबली डिवाइड ना हो ड्यू टू द एक्शन ऑफ CDK और साइक्लिन्स, क्योंकि ये ग्रोथ प्रमोटर्स है। नेक्स्ट आ जाएंगे, ये हमारे पास कुछ कॉजेज हैं। जैसे हम जेनेटिक्स का नाम लेते ही हम कहते हैं कि ये जो खानदानी है, तो खानदानी के अलावा भी इसकी बहुत सारी कॉजेज हैं जो कि जेनेटिक्स को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, हमारे जीन्स को इन्फ्लुएंस कर रही हैं टू कॉज ट्यूमर और कैंसर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने हेरिडिटरी जो फैमिली कॉज है, फैमिली जीन की है, वो मैंने सबसे एंड पे लिखा है। स्टार्ट में कुछ वायरसेस हैं जो कि हमारा जेनेटिक जो मटेरियल है, हमारे जीन्स को, हमारे DNA को डैमेज करते हैं, जिसके अंदर हेपेटाइटिस B और C वायरस है, जो कि बड़ी ही मेजर कॉज है हमारे पास लिवर कैंसर की। तो यहाँ से भी प्रूव होता है कि जो सिर्फ खानदानी विरासत की वजह से ही जो है हमारे पास कैंसर नहीं हो रहे, कुछ एक्सटर्नल अवामिल भी उसमें कॉजेज में मौजूद हैं जिसको हमें देखना चाहिए कि जो कॉज कर रहे हैं कैंसर को। फिर उसके बाद हमारे पास ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है और HSV2 वायरस है जो सर्वाइकल कैंसर, जो कि सर्विक्स का कैंसर करवा रहा है। फिर HIV वायरस है जो कि
कपोसी सार्कोमा इसका ये स्किन के बेसिकली हैं वो, फिर फिर HTLV है और जो कि ल्यूकीमिया करवा रहा है। फिर रेडिएशंस के अंदर आ जाए तो अल्ट्रावायलेट रेज जो हमारे सन के अंदर हैं, फिर एक्स रेज हैं, ये जो एक्स रेज हम करवाते हैं वो, फिर गैमा रेज हैं जो कि जेनेटिक म्यूटेशन कॉज करती हैं और विच विल फर्दर लीड टू ट्यूमर और कैंसर फॉर्मेशन, आइदर मेलिग्नेंट हो या बिनाइन हो, कुछ भी हो सकता है। फिर कुछ केमिकल्स हैं, अब उसके अंदर हमारे पास हैं कुछ अरोमेटिक अमाइंस हैं और कुछ अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करें तो वो हमारी तंबाकू जो है उसके अंदर पाया जाता है, जिसके अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें हमारे पास जो है तंबाकू के अंदर, जो कि हमारे पास बड़ी ही लीडिंग कॉज है लंग्स कैंसर की फॉर्मेशन के अंदर, जिसके अंदर अब अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, इसमें हमारे पास होता है बेंजोपायरीन और जो कि कॉज करता है जेनेटिक डैमेज और जीन्स को डैमेज करता है। और ये अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो बेंजो पायरीन है, ये हमारे पास बीटल नट, सुपारी के अंदर, छालिया के अंदर भी मौजूद होता है। उसके अलावा हमारे पास नाइट्रोसो कंपाउंड्स हैं जो कि गैस्ट्रिक कार्सिनोमा कॉज करवाते हैं। कुछ फिर एक चीज़ यहाँ पर और बताने वाली है कि जो हमारी मूंगफली है, मूंगफली के ऊपर एक फंगस लगती है मूंगफली के अंदर, जो कि फंगस जो है एक केमिकल प्रोड्यूस करती है, एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है, इसको कहते हैं एफ्लाटॉक्सिन बी। वो एफ्लाटॉक्सिन बी जो है वो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा यानी कि लिवर कार्सिनोमा, लिवर कैंसर कॉज करता है। फिर हेरिडिटी है, वो मैंने जीन आपको पिछले बता दिए हैं कि MYC जीन की एक्टिवेशन हो जाए या ऑनको जीन की एक्टिवेशन हो जाए, ऐसी जीन म्यूटेशन हो कि जिसके अंदर कैंसर कॉजिंग जीन की एक्टिवेशन हो जाए या ट्यूमर सप्रेसर जीन की डीएक्टिवेशन हो जाए। तो अब हम देखते हैं जी कि व्हाट इज ट्यूमर मार्कर। तो ट्यूमर मार्कर जो है ये बेसिकली बायो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हमारी बॉडी, कुछ मार्कर्स हैं जो हमारी बॉडी नॉर्मली भी प्रोड्यूस कर रही होती है बड़ी ही माइन्यूट क्वांटिटी के अंदर, बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी के अंदर। और कुछ ट्यूमर मार्कर्स हैं जो प्रोड्यूस करती है जो प्रोड्यूस करते हैं हमारे नॉर्मल सेल्स या कैंसरस सेल्स इन रिस्पॉन्स टू कैंसरस सेल्स। तीन बातें आ गई। कुछ ट्यूमर मार्कर्स हैं जो कि हमारे बॉडी में नॉर्मली प्रोड्यूस हो रहे हैं, कुछ मार्कर्स हैं नॉर्मली प्रोड्यूस नहीं हो रहे। जब उनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो उनकी कंसंट्रेशन जो बढ़ती है वो हमेशा कैंसर सेल्स के नतीजे में बढ़ती है। तो वो हमारी वो उस रिस्पेक्टिव कैंसर के लिए हमारे पास, हम फिर उसको कहते हैं कि ये हमारे उस रिस्पेक्टिव कैंसर के लिए मार्कर है, ये कैंसर बॉडी के अंदर जन्म ले रहा है, बढ़ रहा है और डेवलप हो रहा है। तो ये वो बायोमोलिक्यूल्स हैं विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द कैंसर सेल्स और बाय द नॉर्मल सेल्स इन रिस्पॉन्स टू कैंसर, आइदर मेलिग्नेंट हो या बिनाइन। और जो कि हम डिटेक्ट कर सकते हैं ब्लड से, फिर हम डिटेक्ट कर सकते हैं यूरिन से, फिर हम वो बायोप्सीज जो करवाते हैं उससे भी हम डिटेक्ट करते हैं कि क्या ये किस तरह के सेल्स की मॉर्फोलॉजी क्या है, एनाटमी क्या है उन सेल से, बायोप्सी से। फिर बॉडी जो फ्लूइड्स हैं हमारे, जिसके अंदर हमारा एसाइटिक फ्लूइड है, जिसको जो पेट एसाइटिक जो पेट में भारी पड़ जाता है उसकी एस्पिरेशन करके उसकी भी एनालिसिस किया जाता है। फिर हमारा सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड है जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मौजूद है। फिर साइनोवियल फ्लूइड जो हमारे जोड़ों के अंदर मौजूद है। फिर हमारा प्लूरल फ्लूइड जो हमारे लंग्स के सराउंडिंग है। तो ये डिफरेंट जो है मार्कर्स इंडिकेट करते हैं डिफरेंट ट्यूमर्स या कैंसर्स को। अब जी ट्यूमर मार्कर की हमें क्या जरूरत है? एक तो हमने देख लिया कि ट्यूमर की डायग्नोसिस करने के लिए, अर्ली डिटेक्शन के लिए भी ट्यूमर मार्कर्स हैं। अब जिनकी फैमिली हिस्ट्री हो कैंसर की, तो उनको सर्टन ट्यूमर मार्कर्स हैं वो करवाते रहना चाहिए साल में 2 बार, हर 6 महीने बाद उनको अपनी स्क्रीनिंग करवानी चाहिए, क्योंकि उनकी फैमिली हिस्ट्री उस चीज़ की है तो वो उस चीज़ के हाई रिस्क के ऊपर हैं कि उनको भी वो मर्ज लाक हो सके। तो एक अर्ली डिटेक्शन जिसको स्क्रीनिंग बोलते हैं उसके लिए भी ट्यूमर मार्कर्स यूज होते हैं, डायग्नोसिस के लिए भी यूज होते हैं। मगर एक चीज़ याद रखें, ये बात जो है कि ट्यूमर मार्कर्स जो हैं हमेशा कोरिलेट करने हैं हमने, अमितिबा का हमको मैं चीज़ तंबीह कर रहा हूँ कि हमने ट्यूमर मार्कर्स कोई भी ट्यूमर मार्कर पॉजिटिव आ गया, हमने उस ट्यूमर मार्कर को हमेशा कोरिलेट करना है 2 चीज़ों से, अपने मरीज़ के साइन एंड सिम्पटम्स और फिजिकल एग्जामिनेशन की फाइंडिंग्स से। एक कि हमने मरीज़ के साइन एंड सिम्पटम्स जो उसके जो हैं उसको उसके साथ उसको कोरिलेट करना है, क्या ये इस मार्कर जो पॉजिटिव आया है क्या इसके साथ मैच भी कर रहे हैं सिम्पटम्स के साथ। सेकंड, एक्स-रे इमेजेस, MRI स्कैन्स
और सीटी स्कैन, इसके साथ हमेशा हमने मैं कोरिलेट करके फिर डायग्नोसिस बनाना है। मुँह चुक के हमने डायग्नोस नहीं कर देना कि आपको कैंसर हो गया। तो कैंसर के डायग्नोसिस में भी आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। कुछ एथिकल इश्यूज़ हैं इसमें, और कुछ हमें मरीज़ के हमें इमोशंस और उसकी साइकोलॉजिकल स्टेट का भी हमें ख्याल रखना पड़ता है। तो एक तो हो गया अर्ली डिटेक्शन, फिर है डायग्नोसिस, फिर थर्ड चीज़ है जी स्टेजिंग, कि कैंसर अब हो गया है। फिर हम इससे इसकी वैल्यू से मालूम ये करते हैं कि कैंसर ये किस स्टेज का है, ठीक है। चौथी चीज़ ये कि अब ये हमने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है, तो क्या अब हमने स्टेजिंग इसकी कर ली है, तो इसके ऊपर अब जितनी स्प्रेड कर गई बीमारी, तो क्या अब ये जो ट्रीटमेंट कोर्स है, कौन सा ट्रीटमेंट कोर्स इस पे अप्लाई होना चाहिए? क्या नॉर्मल ओरल मेडिसिन्स पे काम दे जाएँगी, या इस पे अल्ट्रावेनस कोई चीज़ लगानी पड़ेगी, कीमोथेरेपी करनी पड़ेगी, रेडिएशन थेरेपी करनी पड़ेगी, या हमें सर्जिकल एक्सिजन करनी पड़ेगी? तो ये जो है जिसको हम कहते हैं प्रोग्नोसिस या ट्रीटमेंट कोर्स, जिससे हमें पता चलता है कि क्या ये वैल्यू जो है, इससे वैल्यू पर डिपेंड हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या ये ट्रीटमेंट कोर्स कितने माह का चलेगा और किस टाइप का चलेगा। फिर हमने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, डिज़ीज़ स्प्रेड कर दी, हमने डिज़ीज़ का स्टेजिंग देख ली, किस स्टेज की है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फिर हमने देख लिया कि ट्रीटमेंट कोर्स डिसाइड कर लिया कि जी इसको कीमोथेरेपी लगनी है या ओरल मेडिसिन से काम चलेगा, 6 महीने में इलाज हो जाएगा। फिर हम उसका इलाज शुरू कर देते हैं, फिर हम उससे कंटिन्यूअसली हर महीने या हर वीक बाद, डिपेंड अपॉन कि किस चीज़ का ट्यूमर है, फिर हम उसको थेरेप्यूटिक मॉनिटरिंग करते हैं कि क्या ये जो वैल्यू जो 10 थी बिफोर ट्रीटमेंट, क्या ये अब 9 पे आई है, 8 पे आई है, 5 पे जा रही है, डिक्रीज़ हो रही है कि नहीं? इसको कहते हैं थेरेप्यूटिक मॉनिटरिंग विद द ट्यूमर मार्कर वैल्यूज़। फिर है जी ट्रीटमेंट आपने कर दिया, मरीज़ ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जी उसके फ़ॉलो अप टेस्ट होते हैं पोस्ट ट्रीटमेंट, जो कि वो हर महीने या एटलीस्ट अ, हर 3 महीने बाद रिपीट होते हैं कि क्या वो सेल जो हमने किल किए थे या रिमूव किए थे, क्या वो सेल दोबारा बनने तो नहीं शुरू हो गए? तो ये था जी होल सम अप के ट्यूमर मार्कर्स क्या होते हैं, कैंसर कैसे ट्यूमर कैसे डेवलप होते हैं, और ट्यूमर मार्कर्स की हमें क्या ज़रूरत है। अब हम देखते हैं जी ट्यूमर्स हमारे पास मार्कर्स कौन-कौन से हैं। तो ये कुछ ट्यूमर मार्कर्स हैं जो कि आप देख सकते हैं कि ये कुछ टाइप्स के हैं कि फर्स्ट है जी ऑन्कोफिटल जो ट्यूमर मार्कर जिसके अंदर हमारे पास अल्फा फिटोप्रोटीन है, फिर कोरियम एम्ब्रियोनिक एंटीजन है। फिर कुछ एंजाइम्स हैं जो कि हम ट्यूमर मार्कर के तौर पे यूज़ करते हैं। ट्यूमर मार्कर के तौर पे हम उसकी वैल्यूज़ को एग्ज़ामिन करते हैं, फिर डिटरमाइन करते हैं किस जगह का कैंसर है। फिर उसमें हमारे पास है अल्कलाइन फॉस्फेट है, फिर हमारे पास न्यूरॉन स्पेसिफिक एनुलेज़ है जो कि न्यूरोब्लास्टोमा को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर पीएपी है प्रोस्टेट एसिड फॉस्फेटेज़, ये बड़ा पुराना टेस्ट है, ये अब नहीं किया जाता, अब इसको रिप्लेस कर दिया है एक प्रोटीन ट्यूमर मार्कर ने, और जो कि है हमारे पास प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। फिर एंजाइम के अंदर एलडीएच है जो कि हमने पिछले इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स के लेक्चर में देखा था कि ये वेयर एंड टेयर कोर्स और सेलुलर डिस्ट्रक्शन को इंडिकेट कर रहा है। फिर कुछ प्रोटीन ट्यूमर मार्कर्स हैं जिसके अंदर प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन है, और एक है पिवका-2। तो ये इसको भी हम आगे जाकर डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिर कुछ रिसेप्टर प्रोटीन हैं, प्रोटीन रिसेप्टर्स हैं, जो कि हमारे पास हम जिसको डिटेक्ट करते हैं और लेते हैं, और इसको हम अंडर द हेडिंग ऑफ ट्यूमर मार्कर डिस्कस करते हैं, जो कि हैं जी एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स और HER2 रिसेप्टर। फिर कुछ जीन्स हैं जो कि ट्यूमर मार्कर्स के तौर पे हम उसको डिटेक्ट करते हैं, और ये ब्लड से भी सैंपल लिए जाते हैं, सलाइवा से भी लिए जाते हैं, और टिश्यूज़ भी लिए जाते हैं बॉडी के, जिसके अंदर BRCA1 है और BRCA2। फिर कुछ हार्मोन्स हैं जो कि रिस्पेक्टिव हमारे पास जो जिस ऑर्गन और हार्मोन जो है जिस ग्लैंड से प्रोड्यूस हो रहा है, वो उसको उसके कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। जैसे इंसुलिन है, सेरोटोनिन है, कैल्सिटोनिन है। अब इंसुलिन है, अगर इंसुलिन हाई लेवल पे प्रोड्यूस हो रही है तो उससे हम इंसुलिनोमा यानी कि पैंक्रियाटिक जो है हम मैलिग्नेंस पैंक्रियाटिक जो कार्सिनोमा उसको इंडिकेट करेगी। स्पेसिफिकली वो उन सेल्स को जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं। फिर उसके बाद है कैल्सिटोनिन जो कि हमारे पास इंडिकेट करता है मेडुलरी थायराइड कैंसर को। और फिर हमारे पास कुछ हैं कार्बोहाइड्रेट एंटीजन या कैंसर एंटीजन, जिसको जो हैं काफ़ी सारे, मगर जो मेजर हम जो प्राइमरीली जिसको हम डिस्कस करते हैं वो यही है। इसका हम फर्दर देखेंगे ये किस किस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं।
फर्स्ट है जी अल्फा फीटोप्रोटीन। तो अल्फा फीटोप्रोटीन शायद आपने नाम सुना, ये बेसिकली एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है ओनली फॉर ड्यूरिंग द ओनली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी व्हेन द फीटस और द बेबी इज बीइंग डेवलप्ड। ठीक है, तो ये वो प्रोटीन है जो कि हमें सिर्फ एलिवेटेड मिलेगी मदर के अंदर, स्पेसिफिकली इन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये नॉर्मली हमारी जैसे बर्थ होती है बेबी की, तो अल्फा फीटोप्रोटीन की जो कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल माइन्यूटली नियर जीरो हो जाती है हमारे सीरम ब्लड के अंदर। तो इसकी जो एलिवेशन है, अच्छा, और इसका जो बेसिकली जो ओरिजिन है, ये बेसिकली प्रोड्यूस होती है, इट्स अ नॉर्मल प्रोटीन, इट्स अ नॉर्मल प्रोटीन। अल्फा फीटोप्रोटीन जो है ये हमारा लिवर प्रोड्यूस करता है। अब हमने देख लिया कि ये प्रोटीन है, ये हमारा लिवर प्रोड्यूस करता है और ज़्यादातर ये हमारे पास प्रोड्यूस होती है। और इसकी जो रोल है बेसिकली प्राइमरली जिसका रोल है हमारे पास बेबी की और प्रेगनेंसी के डेवलप प्रेगनेंसी में की बेबी की प्रेगनेंसी में डेवलपमेंट की। और ये लिवर प्रोड्यूस करता है, तो इससे ही हमें निशानदेही मिल जाती है कि अगर ये ड्यूरिंग एडल्टहुड या लेट एज या चाइल्डहुड के अंदर अगर ये अल्फा फीटोप्रोटीन बढ़ना शुरू हो गया है तो विच इज़ नॉट गुड, क्योंकि ये नॉर्मली आफ्टर बर्थ ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता, बड़ी ही क्योंकि इसका फंक्शन नहीं है हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि इसका फंक्शन है सिर्फ फीटल बेबी की डेवलपमेंट में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये बेसिकली इंडिकेट करता है हमारे पास हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा को, या हमारे पास जो है प्राइमरी हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। तो और सेकंड है हमारे पास थर्ड इसमें जो है जो इंडिकेट करता है टेस्टिकुलर कैंसर को। अब ये दो बहुत ही डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं। अब जैसा कि मैंने पीछे बात की थी, आपको तंबीह की थी कि आपने कभी भी मुँह चुक के डायग्नोज़ नहीं कर देना और जी अल्फा फीटोप्रोटीन आ गया, लिवर प्रोड्यूस करता है जी लिवर कैंसर, नेवर। हमेशा आपने पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स के साथ इसको कोरिलेट करना है। प्राइमरीली अल्फा फीटोप्रोटीन इट्स अ मेजर मार्कर फॉर लिवर कैंसर, मगर ये आपको पॉसिबिलिटी है कि ये लिवर कैंसर में भी प्रोड्यूस हो सकता है। ये टेस्टिकुलर कैंसर में पेशेंट आपके पास टेस्टिकुलर कैंसर में आया और उसमें भी अल्फा फीटोप्रोटीन एक्टिवेट हो, अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट में आया हो, तो ये दोनों चांसेस हैं। तो हमेशा आपने मरीज के साइन एंड सिम्टम और उसके फिजिकल जो है जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में जो आपने जो उसकी जो साइंस डिटेक्ट किए हैं अलॉन्ग विद द सिम्टम्स, वो आपने उसको फिर डायग्नोज करना है क्या ये किस किस कैंसर के अंदर ये फॉल करता है। ये नॉर्मल वैल्यूज में मैंने मेंशन की भी है कि यूजुअली जो है हमारी बॉडी के अंदर ये 200 से 400 नैनोग्राम, जो कि बिल्कुल ही नेग्लिजिबल अमाउंट है इन 1 ml प्रेजेंट होता है। अच्छा, इसकी इसमें एक और एंगल भी है अल्फा फीटोप्रोटीन के डायग्नोसिस में। इसमें पहले हम देख लेते हैं कि ये बेसिकली लेफ्ट साइड पे आप देख सकते होंगे कि ये बेसिकली एज है और अप टू 2 years ये इसमें ये चार्ट बनाया गया है, जिसके अंदर मुख्तलिफ जो है अल्फा फीटोप्रोटीन की जो कंसंट्रेशन है वो मुख्तलिफ स्टेजेस पे मुख्तलिफ है। अब जैसे ऑन द फर्स्ट डे आप देख लें कि अल्फा फीटोप्रोटीन जो है जो कि नॉर्मल एडल्टहुड में 200 से 400 होता है, यहाँ पर 7000 8000 से 1.5 लाख तक नैनोग्राम पर ml तक प्रेजेंट है। और जैसे ही डेवलपमेंट होती जा रही है और जैसे ही डेज बढ़ते जा रहे हैं तो वो हमारे पास जो है जिसकी जो कंसंट्रेशन है अप टू 2 years ये हमारे पास डिक्रीज कर गई है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैंने आपको इंडिकेट करनी थी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर जो है अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नॉर्मल डेवलपमेंट के अंदर तो अल्फा फीटोप्रोटीन अगर हम टेस्ट करवाएं तो वो तो ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अल्फा फीटोप्रोटीन की जो कंसंट्रेशन है अगर वो ड्रास्टिकली या बड़ी सिग्निफिकेंटली कम है, दैट इंडिकेट्स द डाउन सिंड्रोम इन द डेवलपमेंटिंग बेबी। तो अगर एलिवेटेड अगर हमें लो कंसंट्रेशन मिले प्रेगनेंसी के अंदर, तो इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि जो बेबी है उसको डाउन सिंड्रोम हो सकता है जबकि वो डेवलप कर रहा है। नेक्स्ट हमने कंसंट्रेशन देख ली। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मार्कर के ऊपर, अल्कलाइन फॉस्फेट। अल्कलाइन फॉस्फेट जो है इट्स लिवर का एक एंजाइम है, इसको ALP भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। तो ALP बेसिकली जो है
हमारे बाइल की फॉर्मेशन है, उसमें इसका रोल है, हेल्प्स इन इन्वॉल्व इन बाइल फॉर्मेशन। फिर बाइल जो फॉर्म कर गया है गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर हुआ है, उसकी सिक्रीशन के अंदर, फिर सिक्रीशन के अंदर फिर जो है हम अल्कलाइन फॉस्फेट जो है, ये हमारी जो बोन की जो मिनरलाइजेशन है, बोन जो हमारी मजबूत होती है कैल्शियम और फॉस्फेट की प्रेजेंस से, फॉस्फेट की और कैल्शियम की डेपोजिशन हमारी बोन में जितनी ज़्यादा होगी उतनी हमारी बोन स्ट्रांग होगी, तो इसको कहते हैं बोन मिनरलाइजेशन। तो ये जो अल्कलाइन फॉस्फेट है, इट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन द बोन मिनरलाइजेशन, बोन स्ट्रेंथनिंग। और इसके अलावा इसका एक बड़ा माइन्यूट सा रोल है हमारे इंटेस्टाइन फैट एब्जॉर्प्शन में। नॉर्मल वैल्यूज इसकी 46 टू 122 यूनिट्स पर लीटर है। अगर इसकी जो वैल्यू है अगर वो इंक्रीज हो जाए, अब जैसा कि पीछे से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो प्रोटीन या जो मार्कर जहाँ से वो बन रहा है या बन रहा था ड्यूरिंग फीटल लाइफ, अगर वो बढ़ना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है उसी जगह का या उसी से रिलेटेड ऑर्गन के कैंसर होंगे। मगर कुछ मार्कर्स हमारे और ये जो मार्कर्स हैं हमारे, जहाँ-जहाँ पे इसकी डिमांड है या जहाँ-जहाँ ये रोल प्ले कर रहे हैं, अगर उस जगह पे हमें ड्यूरिंग डायग्नोसिस हमें निशानदेही करनी है और हमें नज़र डालनी है कि क्या ये, अब जैसे लिवर और बोन का एज़ सच फिज़िकली कोई ताल्लुक नहीं है, मगर अल्कलाइन फॉस्फेट उन तीनों को एक कोरिलेट कर रहा है कि उसका रोल जो है बोन के अंदर भी है, लिवर के अंदर भी है और फैट की अब्ज़ॉर्प्शन इंटेस्टाइन के अंदर भी है। तो ये चीज़ें फिज़िकली कहीं से रिलेट नहीं कर रही, मगर अल्कलाइन फॉस्फेट जो है ये रिलेट कर रहा है। तो एक किस्म का होता ये डायग्नोसिस, कहाँ लिवर कैंसर और कहाँ बोन कैंसर हैं, दे बिल्कुल ऑपोजिट स्पेक्ट्रम की चीज़ें। मगर चूँकि ये मार्कर का जो रोल है वो एक किस्म का ये मार्कर इन सब में एक चीज़ कॉमन है, ये अल्कलाइन फॉस्फेट, ये ट्यूमर मार्कर जो कि अपना नॉर्मल फंक्शन भी परफ़ॉर्म कर रहा है। तो इससे हम कोरिलेट करेंगे, इससे हम याद रखेंगे कि जी इस मार्कर के कहाँ-कहाँ फंक्शन है, अगर बॉडी के अंदर एलिवेटेड है, तो हम अगर टेस्ट रिपोर्ट में आ गया कि एलिवेटेड है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि अल्कलाइन फॉस्फेट का कहाँ अमल दखल है। तो अगर इसका मतलब है इंटेस्टाइन, अगर मैंने यहाँ पर लिखा है फैट एब्जॉर्प्शन, तो इसका मतलब है इंटेस्टाइनल कैंसर में भी पॉसिबिलिटी है कि अल्कलाइन फॉस्फेट बढ़ जाए, तो आपका डायग्नोसिस बिल्कुल बदल जाएगा। तो इसीलिए आपने हमेशा कोरिलेट करना है मरीज़ के साइन एंड सिम्पटम और उसके फिजिकल एग्जामिनेशन के ऊपर। और साथ उसके जो एक्स-रे इमेजेस हैं, सीटी स्कैन्स हैं या एमआरआई स्कैन्स हैं, उसके साथ कोरिलेट करके हमने डायग्नोज़ करना है, ना कि हमने अल्कलाइन फॉस्फेट का नाम सुनते ही आपने लिवर कैंसर डायग्नोज़ कर देना है। हो सकता है उसको बोन कैंसर हो, अभी तक सिम्पटम्स ना ज़ाहिर हो, क्योंकि बोन कैंसर जो है, वो इतनी ज़्यादा अर्ली सिम्पटम्स आपको नहीं देता है एज़ कम्पेयर टू लिवर कैंसर। लिवर कैंसर आपको जल्दी अलामत दे देता है। तो एलिवेटेड लिवर जो अगर एएलपी हो, तो एक तो लिवर मेटास्टेसिस या लिवर कैंसर है, फिर बोन कैंसर है, फिर और कोई जो बड़ी सीवियर कंडीशन है हमारी बोन की ऑस्टियोमलेशिया, उसके अंदर भी हमें एलिवेटेड मिलता है। तो कैंसर से हट के भी हमें अल्कलाइन फॉस्फेट, बोन कैंसर से अगर हम हट जाएँ, कैंसर छोटे दर्जे की डिजीज़ पे आ जाएँ, तो हमें ऑस्टियोमलेशिया उसके अंदर भी हमें, बोन एरोजन के अंदर भी हमें अल्कलाइन फॉस्फेट ज़्यादा मिलेगा। तो कभी भी आपने अल्कलाइन फॉस्फेट बढ़ा हो तो आपने कहना है जी बोन कैंसर भी नहीं कह देना आपने, आपने सारे मामले को देखना है, क्योंकि आगे एक और डिजीज ये जो है ऑस्टियोमलेशिया, इट्स नॉट लाइक कैंसर, ठीक है, इसने मेटास्टाइज नहीं कर देना, तो आपने फौरन डायग्नोस नहीं कर देना, आपने हमेशा इन दो चीज़ों एक्सरे इमेजेस और अपनी हिस्ट्री को कोरिलेट करके आपने चलना है। फिर ये हमने इंक्रीज देख लिया कि अब जो डिक्रीज है ये ज़्यादातर हमें सिर्फ मिलता है, अब चूँकि जो अल्कलाइन फॉस्फेट है इसका बड़ा डायरेक्ट रोल है ज़िंक के साथ, और ज़िंक जो है इसकी फॉर्मेशन के अंदर बड़ी इसका जो है रोल है। तो ज़िंक की जितनी डेफिशिएंसी होगी उतना अल्कलाइन फॉस्फेट कम होगा, और ज़िंक की डेफिशिएंसी यूजुअली हमारे पास मेल न्यूट्रिशन या ओल्ड एज पेशेंट में मिलती है। तो डिक्रीज़ अमाउंट ऑफ जो है अल्कलाइन फॉस्फेट, आपने ये नहीं कह देना कि ये भी कोई पता नहीं कैंसर है या पता नहीं जो है कोई डिजीज़ बन गई, तो ये यूजुअली हमारे पास मेल न्यूट्रिशन, खुराक की कमी और खुराक की किल्लत, बॉडी के अंदर मिनरल्स की कमी उसकी वजह से होती है। फिर है ये इसमें अब हमने पीछे देखा कि कहाँ लिवर कैंसर है और कहाँ बोन कैंसर है, तो इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ये अब हम आगे देखते हैं। तो इसको हम लिवर कैंसर को इसके साथ, जिसके अंदर हम इन टेस्ट के अंदर हम लिवर के ही सर्टेन एंजाइम्स को डिटरमिन करते हैं, इसको हम जीटीटी या सीरम गामा जीटी और सीरम एसजीपीटी और सीरम एसजीओटी, ये वो 3 टेस्ट हैं
जो कि आपने अमूमन हमेशा देखे होंगे। जो हमारी LFT की जो रिपोर्ट होती है, लिवर फंक्शन टेस्ट की जो रिपोर्ट होती है, उसके अंदर ये जो हैं तीनों वैल्यूज़ हमें देखने को मिलती हैं। और अल्कलाइन फॉस्फेट की भी जो वैल्यू है, ये भी हमें लिवर फंक्शन टेस्ट के अंदर हमें देखने को मिलती है, ये उसी का ही पार्ट है। तो ये अगर हम अल्कलाइन फॉस्फेट, अगर हम LFT कराएँ तो उसके अंदर हमें अल्कलाइन फॉस्फेट भी मिल जाएगा, हमें सीरम गामा GT सीरम या GTT वो भी GGT वो भी मिल जाएगा, ALT भी मिल जाएगा और AST भी मिल जाएगा। ये बेसिकली तीनों लिवर के एंजाइम्स हैं। तो अगर ये एलिवेटेड होंगे तो इससे हम कोरिलेट करके हम लिवर की पैथोलॉजी को या लिवर कैंसर को हम इंडिकेट कर देंगे। अच्छा, और इसी तरह ही अगर हम अगर किसी पेशेंट को अल्कलाइन फॉस्फेट इंक्रीज है, अल्कलाइन फॉस्फेट बड़ा डेंजरस लेवल तक एलिवेटेड है, तो और उसको मगर बोन कैंसर है, तो उसके अंदर हमारे पास ये जो सीरम स्पेसिफिकली ये जो सबसे पहले मैंने लिखा है सीरम गामा GT, ये कभी भी एलिवेटेड आपको नहीं मिलेगा। फिर इसके अलावा कुछ डिसऑर्डर्स हैं जो कि हमें एलिवेटेड मिलते हैं लिवर के अलावा, जैसे कि लिवर कैंसर के अलावा जिसके अंदर बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन है कि बाइल के फ्लो की या CBD की ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। फिर हमारे पास जॉन्डिस है, उसके अंदर हमें एलिवेटेड मिलेगा अल्कलाइन फॉस्फेट। उसके अलावा फिर हमें कोलेंजाइटिस के अंदर हमें एलिवेटेड मिलेगा। तो इसके अलावा हमें प्रेगनेंसी के अंदर भी हमें एलिवेटेड मिल सकता है। तो आपने हमेशा अल्कलाइन फॉस्फेट को अगर एलिवेटेड आपको मिले तो आपने हमेशा उसको डिफरेंशिएट करना है बोन कैंसर को लिवर कैंसर से, वो इन तीनों एंजाइम्स की वैल्यूज से, जो कि आपको LFT के टेस्ट के अंदर आपको मिल जाती हैं, ALT, AST एंड सीरम गामा GT। तो ये आपको सीरम गामा GT आपको कभी भी एलिवेटेड नहीं मिलेगा अगर पेशेंट को बोन कैंसर हो या ऑस्टियोमलेशिया हो। फिर जी नेक्स्ट है हमारे पास जो ट्यूमर मार्कर दैट इज द PIVKA-2। अब ये जो है बेसिकली प्रोटीन इंड्यूस्ड बाय विटामिन के एब्सेंस। अच्छा, ये बेसिकली जो है ये भी है बेसिकली एब्नॉर्मल प्रोटीन। तो ये बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर ना प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होती है, जो कि प्रमोट करती है हमारी ब्लड क्लॉटिंग को, कि अगर जो ब्लड है, अगर वेसल कहीं से रप्चर हो गई है तो ये हमारे से जो हमारी ब्लड ब्लीडिंग जो हो रही है अगर कहीं भी इंटरनल या एक्सटर्नल, तो ये जो प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन ये हमें हमारी जो ब्लीडिंग है उसको रोकती है इस तरह के कुलिये बना के। तो ये जो हम अगर आपने FTJ में जो हमने मगर यहाँ पर जो है, अब पीछे हमने अल्कलाइन फॉस्फेट में देखा कि वो भी लिवर कैंसर को इंडिकेट कर रहा है, अल्फा फिटोप्रोटीन वो भी लिवर कैंसर को इंडिकेट कर रहा है। तो PIVKA-2 प्रोटीन जो है ना, ये ज़्यादातर करवाई जाती है, नॉट अर्ली स्टेजेस पे नहीं करवाते डॉक्टर या ऑन्कोलॉजिस्ट। ये चूँकि हमें देखने को ही तब मिलती है जब लिवर कैंसर जो है, ये लिवर कैंसर के अंदर के जो ट्यूमर सेल्स हैं उसके अंदर वेस्कुलर इन्वेजन शुरू हो जाए। ये मैंने लेफ्ट साइड पे तस्वीर लगाई है, दिस इज़ बेसिकली द वेस्कुलर इन्वेजन। जैसे नॉर्मल जो है जो सेल्स हैं उसकी नॉर्मल डिमांड होती है, उसको वेसल्स की इस तरह ज़रूरत नहीं है, फ़र्ज़ करें। मगर जो कैंसर सेल्स है ना उसका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है। कोई और जहाँ पर 100 सेल्स होने चाहिए वहाँ पर अगर ट्यूमर आ गया, इसका मतलब वहाँ पर 500 सेल्स है, इसका मतलब है वहाँ पे उनकी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई, उनकी न्यूट्रिएंट्स की डिमांड बढ़ गई। तो वहाँ पर वो नेचुरल फिनोमेना एक हमारी बॉडी में होता है, एंजियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ न्यू वेसल्स। उसके तहत वहाँ पर अपनी न्यू वेसल्स खुद ही बना लेते हैं। सो दिस इज द वन ऑफ द वेरी क्रिटिकल या वेरी क्रॉनिक फेज, और बड़ा ही यहाँ से जिसको हम कहते हैं कि जी कैंसर अब इन्वेसिव हो गया। अब जो सेल्स हैं ये आप देख रहे होंगे, ये अब हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम में जाना शुरू हो गए हैं, और ये कह लें हम कि थर्ड या फोर्थ स्टेज ऑफ कैंसर है कि हमारा जो कैंसर सेल्स हैं वो स्प्रेड कर रहे हैं या लिम्फेटिक्स के अंदर या सराउंडिंग टिश्यूज के अंदर या बोन के अंदर मेटास्टेसिस हो गया है या हमारे ब्लड के अंदर। और ये जो पिवका प्रोटीन पिवका जो है 2, ये हमें तभी एलिवेटेड मिलेगा जब वेस्कुलर इन्वेजन, यानी कि जब लिवर का पूरा पट्टा बैठ चुका होगा, यानी कि लिवर फुल्ली इन्वेसिव हो चुका होगा कैंसर सेल से। तो इसकी जो वैल्यू है नॉर्मल 40 से लेस होनी चाहिए, और क्योंकि
ये मैंने आपको बताया कि ये आपको तभी पॉजिटिव मिलेगा और जब भी एलिवेटेड मिलेगा जब कि कैंसर डेवलप होके अपना साइज इंक्रीज करके स्प्रेड कर रहा होगा पूरी बॉडी के अंदर। सो ये थे कुछ लिवर के हमारे पास ट्यूमर मार्कर। अब आगे हम कुछ और डिस्कस करते हैं जो कि हमारे पास है जी प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। तो ये जो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जो है शॉर्ट फॉर्म में इसको टेस्ट में लिखा जाता है सीरम PSA, सीरम प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। तो ये भी एक ग्लाइकोप्रोटीन है, ये एक ट्यूमर मार्कर के तौर पे हम इसको लेते हैं और ये हमारी जो एज अ नेम शोज के प्रोस्टेट, तो ये बेसिकली प्रोस्टेट की जितनी भी प्रोस्टेट कैंसर या प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया हाइपरट्रॉफी उसको इंडिकेट कर रहा है। अच्छा ये जो है ना, ये नॉर्मली जो है जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये प्रोस्टेट जो है इसको सिक्रीट कर रहा होता है और ये प्रोस्टेट की जो एपिथेलियम है, ये जो एक्सटर्नल ये जो लेयर है ये इसको सिक्रीट कर रही होती है। अब एक नॉर्मल मास ऑफ प्रोस्टेट, एक नॉर्मल साइज ऑफ प्रोस्टेट एक लेस देन 4 नैनो ग्राम पर ml सिक्रीट करेगा सीरम PSA। मगर अगर इसी का हम साइज बढ़ा दें ड्यूरिंग कैंसर या बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, उसका वॉल्यूम बढ़ गया तो उसमें हमें ये मार्कर एलिवेटेड मिलेगा। अच्छा इसके भी कुछ इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स हैं कि क्या चीज़ें हैं जो बढ़ाती हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया कि प्रोस्टेट का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए आइदर विद बिनाइन ट्यूमर और मेलिग्नेंट ट्यूमर, या बिनाइन के अंदर हम आ जाएं तो उसके अंदर हमें मेलिग्नेंट तो हमें फिर वो प्रॉपर प्रोस्टेट कैंसर है। फिर बिनाइन में आ जाए तो उसमें हमें BPH मिलता है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया या बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, ठीक है, या बिनाइन प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, ठीक है। फिर अगर ये कोई भी मर्ज नहीं है तो उसमें ये अमल देखा जरूर होता है कि ओल्ड एज आफ्टर 50 या लेट 40s, तो जो प्रोस्टेट का साइज है वो जो वॉल्यूम है वो गेन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें रिलेटिवली एलिवेटेड प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन ब्लड के अंदर मिलेगी। अच्छा ये इसकी कुछ वैल्यूज हैं रिलेटेड टू एज कि किस एज में जो है अगर कोई पैथोलॉजी नहीं है तो इस एज में कंसीडर की जाती हैं। जैसे अगर लेट 40s की बात करें तो उसमें 2 to 4 नैनोग्राम पर ml। इसी तरह ही लेट 50s या 50s में चले जाएं तो 3.5 नैनोग्राम पर ml, 60s 70s में आ जाएं तो 4.5। तो यूजुअली इट्स बेटर कि वैल्यू 4 या 4 से कम रहे तो वही बेटर होता है। मगर अगेन ये जो वैल्यूज हैं ये पैक्ट वैल्यूज नहीं है, मैं अगेन कह रही हूँ ये वैल्यूज जो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन की ये पैक्ट वैल्यूज नहीं है। अब हो सकता है एक पेशेंट है 50s में है और उसकी वैल्यू है फर्ज करें 4 अब हम इसको पीछे हमने देखा कि हमने उसको नॉर्मल कंसिडर किया था 4 या 4 से कम को, कि उसकी वैल्यू है फर्ज करें 4 मगर उसकी हिस्ट्री है प्रोस्टेट कैंसर की, ही इज अ क्योर्ड पेशेंट फॉर प्रोस्टेट कैंसर या ही इज अ हिस्ट्री ऑफ बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, तो इस 4 को हम रेड कंसीडर करेंगे। हम इसको कहेंगे, हम इसको फिर उसको ट्रीटमेंट के माइनर ट्रीटमेंट के कोर्स पे हम उसको गो ऑन करेंगे कि इसका अब ये 4 ये बॉर्डर लाइन टच कर रहा है, इसको नहीं होना चाहिए, इसको 3.5 या 4 से नीचे ही रहना चाहिए। तो अगेन वैल्यूज जो हैं वो हमने ये वैल्यूज आपको सिर्फ बताने के लिए हैं। इन वैल्यूज का आपने जो है इसको थंब रूल नहीं बना लेना कि भाई यही हैं। अब हो सकता है एक ओल्ड एज है उसके लिए अब ये देखें 70s के ऊपर 6.5 भी नॉर्मल कंसीडर हो रहा है, मगर अगर यही बंदा हो 6.70s वाला और इसको प्रोस्टेट कैंसर हो तो ये वैल्यू हम इस पे हम ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। अगर उसको सिम्टम्स हैं अगेन अगर उसको क्लिनिकल सिम्टम्स हैं और अलोंग विद उसका जो अल्ट्रासाउंड किडनी यूरिनरी ब्लैडर यानी कि अल्ट्रासाउंड KUB विद उसका जो PMRV है पोस्ट मैच्योरेशन, इसके पेपर भी आते हैं, और अगर ये टेस्ट उसको कोरिलेट कर रहे हैं कि ये नॉर्मल वैल्यू कंसीडर हम नहीं करेंगे तो फिर हम 6.5 पे उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे और इसको वापस हम 4 पे लेके आएंगे। सो यहाँ पर फिर क्वेश्चन खत्म हो गया कि एज कितनी थी और वैल्यूज कितनी थी, ठीक है। तो ये बात मैं आपको बार बार तंबीह कर रहा हूँ। अच्छा अब अल्ट्रासाउंड पे आ जाते हैं कि अल्ट्रासाउंड KUB ये जी है किडनी
और यूरेटर और ब्लैडर, ये इसका अल्ट्रासाउंड है, ये आपको पता होगा। तो ये पीएमआर भी, ये भी शायद मोस्टली को पता हो, और बड़ी खुशैन बात है अगर आपको पता होगी कि पोस्ट मिक्चुरेशन रेजिडुअल वॉल्यूम। पोस्ट का मतलब है बाद, मिक्चुरेशन का मतलब है पेशाब के बाद, फिर रेजिडुअल जो पीछे बच गया, वॉल्यूम जो वॉल्यूम बच गया। कि यूरिन हम इसमें होता है कि पहले ब्लैडर फुल के साथ जो अल्ट्रासाउंड जो टेक्निकल पर्सन है वो अल्ट्रासाउंड कर लेता है, फिर पेजमीज को कहता है कि वो यूरिन पास करके आए, और फिर वो दोबारा ब्लैडर को एग्जामिन करता है अंडर द स्कोप ऑफ अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक स्कोप। फिर वो देखता है कि क्या उसके अंदर वॉल्यूम कितना बच गया है यूरिन का इन द ब्लैडर। इसको कहते हैं कि यूरिन पास करने के बाद भी ब्लैडर के अंदर जो है यूरिन बच रहा है। क्यों बच रहा है? कि या तो ब्लैडर इसकी कैपेसिटी नहीं, ब्लैडर का डिसफंक्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा और ब्लैडर एम्प्टी नहीं हो रहा, या फिर आगे कोई उसके पाथवे में रिस्ट्रिक्शन है विच इज द प्रोस्टेट, विच इज द प्रोस्टेट, जो कि बिल्कुल एंड ऑन द एग्जिट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर मौजूद होता है हमारे पास एनाटॉमिकली। तो अगर उसकी एनलार्जमेंट है और वो ऑब्वियसली फिर पाथ को रिस्ट्रिक्ट करेगा उसकी, तो इसका मतलब है जो यूरिन है इट विल हेल्ड बैक, इट विल be more present into the urinary bladder even after passing the urine। फिर थर्ड में चीज होती है प्रोस्टेट वॉल्यूम। तो इसमें प्रोस्टेट का वॉल्यूम भी जो है हमारे जो अल्ट्रासाउंड जो टेक्नीशियन है वो हमें एग्जामिन करके हम उसमें बता देंगे कितने उसके वॉल्यूम, और वॉल्यूम यूजुअली हमें ग्राम्स में मिलता है। फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं जी, जो है CEA ट्यूमर मार्कर विच इज कॉल्ड कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन। ये भी हमारे पास जो है ये एक ऐसी प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, जो कि तब इसकी शदीद ज़रूरत होती है और तभी प्रेजेंट होती है जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बेबी की फीटस की डेवलपमेंट हो रही हो। और इसका बेसिकली रोल होता है सेल एडहेजन के अंदर, एक सेल को एक सेल के साथ जोड़ना, उसको असेंबल करना, उसको अलाइन करना और सेलुलर ऑर्गेनेल्स को अरेंज करना। इसका ये काम होता है ग्लाइकोप्रोटीन का। तो इट्स लाइक अ सीमेंट इन द बिल्डिंग के मुख्तलिफ ईंटों को जोड़ रहा है आपस में। और जैसे ही हमारे पास, और ये ज़्यादातर हमारे पास प्रोड्यूस होता है फीटल लाइफ के अंदर, फीटल डेवलपमेंट के अंदर GIT से, उसकी प्रोडक्शन जो है GIT से। तो फिर लेट स्टेजेस में भी अगर ये बढ़ना शुरू हो गया है इन द आफ्टर आफ्टर बर्थ, अगर ये बढ़ना शुरू हो गया है इन द एडल्टहुड और इन द चाइल्डहुड और इन द एल्डरलीहुड, तो इसका मतलब है दैट विल इंडिकेट कि जहां से ये प्रोड्यूस हो रहा था, अगेन वही बात, क्या ALP सिक्रीट हो रहा है लिवर से, तो लिवर का कैंसर है। मगर उसके जहां जहां रोल रहे हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट भी, या जहां जहां वो रोल अभी परफॉर्म कर रहा है, जैसे बोन के अंदर वो कर रहा है ALP, तो उसमें भी हम निशानदही उसकी करेंगे। तो जैसा कि CEA का जो है हमारे पास रोल है, प्राइमरीली ये प्रोड्यूस हो रहा है हमारे GIT से, मगर इसका जो रोल है बड़े ही मुख्तलिफ जो हैं हमारे ऑर्गन, उसके अंदर हमारे पास रोल है। तो इट्स ऑल्सो अ मार्कर फॉर कोलोरेक्टल कैंसर, इट्स ऑल्सो अ मार्कर फॉर स्टमक कैंसर, इट्स ऑल्सो अ मार्कर फॉर लंग्स कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर एज वेल। तो 4 तरह के ऑर्गन्स हमने निकाल लिए हैं इस CEA एंटीजन से, कि एक तो स्टमक कैंसर में भी बढ़ सकता है, कोलोरेक्टल, ये कोलोन और ये रेक्टम, इसके कैंसर में भी बढ़ सकता है। फिर ये लंग्स कैंसर के अंदर भी बढ़ सकता है, हालांकि कोई रिलेशन नहीं लंग्स और रेक्टम का। फिर उसमें हमें ब्रेस्ट कैंसर में में देखने को मिल सकता है। तो अगेन वही बात आ गई कि ऑलवेज रिलेट द लैब रिपोर्ट्स विद द क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन एंड द पेशेंट के सिम्टम्स। ठीक है। फिर अभी ऑनगोइंग कुछ रिसर्च चल रही है जिसमें कुछ मार्कर्स हैं, कैंसर एंटीजन मार्कर, इसको उसके साथ कोरिलेट करके इस्तेमाल किया जाता है। फिर हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं कि क्या ये ब्रेस्ट कैंसर है या ये लंग्स कैंसर है, या फर्दर उसको नैरो डाउन करने के लिए कि कौन से कैंसर में, अगर हमें, क्योंकि बाज़ का ये भी होता है कि ऐसे सिनेरियोज में कि कैंसर जो है एंटीजन जो है वो एलिवेटेड मिल रहे होते हैं, मगर मरीज कहता है आई एम नॉर्मल, आपको कोई सिम्टम नहीं मिलेगा, आपको कोई सिम्टम नहीं मिलेगा। जैसे स्टमक के जो कैंसर हैं, मैदे का जो कैंसर्स हैं, स्टमक के जो कैंसर है, गैस्ट्रिनोमा है या गैस्ट्रिक कैंसर्स हैं, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा है, ये यूजुअली अर्ली स्टेजेस पे हमें एज सच कोई सिम्टम्स नहीं देते।
मरीज उसको इग्नोर कर देता है कि फर्स्ट करो हाइपर एसिडिटी हो रही है, एनोरेक्सिया हो रहा है, भूख की किल्लत हो रही है, मरीज उसको इग्नोर कर देता है। तो यूजली वो अनचेक्ड चले जाते हैं सिम्टम्स। तो हमें डायग्नोसिस मिलता ही तब है जब वो लिवर स्टमक के अंदर कैंसर सेल्स पूरी अर्ली प्रोड्यूस हो चुके होते हैं। तो अगर उस लेवल पे अगर हम ये इन मार्कर्स का टेस्ट करवा लें और मरीज को कहेंगे ये टेस्ट करवा ले, तो हो सकता है हमें वो ये जो टेस्ट है हमें एलिवेटेड मिलेंगे, क्योंकि ये हमें अर्ली डायग्नोसिस में हेल्प कर रहे हैं। अब फिर एक और चीज़ कि ये मैंने कहा कि ये हमारे पास सेलुलर एडिशन में इसका काम है। और जब हमारी बॉडी में नॉर्मली भी जो वेयर एंड टेयर नॉर्मल चल रहा होता है, तो इसका मतलब हमें नॉर्मली भी बॉडी में इसकी थोड़ी बहुत माइनर सी ज़रूरत है। तो इसी तरह ही जैसे पीछे जो कुछ जो हैं हमें मार्कर जो हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मगर माइन्यूट क्वांटिटी में सिक्रीट हो रहे होते हैं हमारी बॉडी में, इसी तरह ये हमारे पास कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन है, इट्स वन ऑफ देम। तो नॉर्मल अगर कोई नॉन स्मोकर है, उसके अंदर जो हमारे पास जो वैल्यूज़ हम उसको कंसीडर करते हैं वो लेस देन 3 नैनोग्राम पर ml है। और अगर कोई स्मोकर है और उसके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं है, तो उसके अंदर हम 5 भी और 4 भी वैल्यू, लेस देन 4 वैल्यू, 5 वैल्यू हम उसको नॉर्मल कंसीडर करते हैं, क्योंकि स्मोकिंग जो है जो अब मैंने पीछे बात की कि ये इसका जो मार्कर है हमारे लंग्स कैंसर की तरफ इसको डीमार्केट कर रहा है। तो स्मोकिंग जो है ये हमारे लंग्स को डैमेज करती है, जिसकी वजह से जो है CEA एलिवेटेड मिलता है, बट नॉट एट द लेवल के कैंसर वाला हमें इंक्रीज मिलेगा। फिर उसके बाद फर्दर वैल्यूज है कि अगर डिजीज जो है फुल स्प्रेड कर चुकी है, 3rd एंड 4th स्टेज पे चली गई है और उसका प्रोग्नोसिस या कीमोस भी उसमें अमल फायदेमंद नहीं दे रही, तो उसमें हमें जो वैल्यूज है हमें मोर देन 10 नैनोग्राम पर ml मिलेगी। और अगर सर्जरी हो गई किसी बंदे की और अगर सर्जरी एक्सीजन ट्यूमर की कर दी है और फिर भी सर्जरी के बाद भी अगर उसका जो लेवल है वो 20 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि इस मरीज को अब दोबारा कैंसर होने वाला है, या इसके अंदर चांसेस हैं कि अब ये कैंसर दोबारा डेवलप होने वाला है। नेक्स्ट है कुछ हमारे पास कुछ अदर मार्कर्स हैं, इसके अलावा उसको बड़ा ब्रीफली डिस्कस करेंगे ताकि आपको बता सकें कि शॉर्ट टाइम में हम आपको कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं टेस्ट में। तो फर्स्ट है जी CA53 CA153 15.3 इसको पढ़ा जाता है, 15.3 नहीं पढ़ा जाता, 15.3 इसको पढ़ा जाता है। तो CA का मतलब है जी, इसको कैंसर एंटीजन भी कहते हैं। CA कैंसर एंटीजन, CA कार्बोहाइड्रेट एंटीजन। तो ये जो एंटीजन है ये भी जो है हमारे पास ये टेस्ट है, ये बकायदा ये मैं आपको टेस्ट बता रहा हूँ, ये ब्लड सैंपलिंग के थ्रू ही इसको किया जाता है। और ये बकायदा एक जो मेजर हमारे पास ट्यूमर मार्कर है फॉर ब्रेस्ट कैंसर, कि ब्रेस्ट कैंसर जब स्प्रेड कर जाता है तो उसके अंदर हमारे पास ये जो ट्यूमर मार्कर है एक अर्ली डायग्नोसिस और उसके अच्छा प्रोग्नोसिस बनाने के लिए हमें ये काम आते हैं। उसके नीचे मैंने वैल्यूज लिखी है विच शुड बी लेस देन 37। नेक्स्ट है हमारे पास CA19-9। CA19-9 जो है ये इंडिकेट करता है हमारे पास पैंक्रियाटिक कैंसर को और कोलोन कैंसर को। ये भी हमारे पास ब्लड टेस्ट है, इसको बिल्कुल हम लिख सकते हैं और ये ब्लड सैंपलिंग के थ्रू ही मरीज से किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इज द CA15, जो कि ये CA125 को आप याद रख लें, ये बड़ा ही स्पेसिफिक ट्यूमर मार्कर है, बहुत ही स्पेसिफिक ट्यूमर मार्कर है फॉर ओवेरियन कैंसर। फीमेल के अंदर जो ओवरीज होती हैं उसके कैंसर या ट्यूमर के अंदर ये हमें CA125 हमें एलिवेटेड मिलेगा। फिर उसके बाद कुछ ब्रेस्ट कैंसर के हमारे पास दो एंटीजेंस हैं, दो टेस्ट हैं। ये भी हमारे ये है जी BRCA1 या BRCA2, इसको पढ़ते हैं BRCA1 BRCA2। ये भी बड़े स्पेसिफिक मार्कर्स हैं, बहुत ही स्पेसिफिक मार्कर हैं हमारे पास, ट्यूमर मार्कर्स हैं ब्रेस्ट कैंसर के। और ये भी हमारे पास ये टेस्ट किया जाता है, ब्लड सैंपलिंग के थ्रू भी किया जाता है, सलाइवा के थ्रू भी किया जाता है, या हमारे पास जो सेल्स हैं हमारी बॉडी के कोई सेल्स लेके उसका भी किया जाता है। और ये बेसिकली इट्स अ जीन, ये बॉडी के अंदर कोई प्रोटीन या वो नहीं है, इट्स बेसिकली अ जीन BRCA1 एंड BRCA2 जो कि डिटरमिन करता है हमारे पास प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर को। थर्ड है जी बीटा HCG।
बीटा एचसी जो है ये भी हमारे पास ब्लड टेस्ट है जो इंडिकेट करता है टेस्टिकुलर कैंसर को या ब्लड कैंसर को। सो ये था जी, हमने उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये लेक्चर बहुत फायदेमंद रहा होगा। अगेन मैं एक बात करूँगा कि कभी भी आपने लैब की रिपोर्ट्स के ऊपर एक ये इतना बड़ा आपने डायग्नोसिस नहीं बना देना मरीज़ के लिए कि वो कैंसर है जी आपको, क्योंकि मरीज़ के लिए दोनों मसाइल सामने आ जाते हैं। एक उसके लिए कैंसर का नाम सुनते ही सबसे पहले आ जाता है, उसके अगर वो मैरिड है और उसके बच्चे हैं तो सबसे पहले उसके बच्चे ज़हन में आ जाएंगे, तो जी उन मेरा की बनेगा। तो इस तरह का जुल्म आपने नहीं ढाना उसके ऊपर, ठीक है। तो एक तो ये सेकंड, उसके बाद उस सेकंड जो मसला उसके सामने आ जाता है वो है जी क्या उनका इलाज कित्थों होएगा। इलाज चूँकि महंगा है हमारे पास हमारे पाकिस्तान के अंदर कैंसर का, और जहाँ पर इलाज फ्री है वहाँ पर वो उनको महीने-महीने का टाइम है। अब महीने में बंदा मर जाए, कौन ज़िम्मेदार है? कोई ज़िम्मेदार नहीं है यहाँ पर। तो आपने बड़ा ही सोच समझ के अकेली लैब की डायग्नोसिस के ऊपर, लैब रिपोर्ट्स के ऊपर, ब्लड रिपोर्ट्स के ऊपर आपने मरीज़ को ये डायग्नोसिस नहीं देना है कि जी ਤੁਹਾਨੂੰ कैंसर है। आपने हमेशा मरीज़ के साइन एंड सिम्पटम्स देखने हैं, क्या वो मर्ज़ बता रहा है। एक ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें, बड़ा ही माइन्यूट सिम्पटम्स आते हैं बाज़ औक़ात। मरीज़ आके कहता है जी मुझे सिर्फ़ तेज़ाबियत हो रही है, मगर हो सकता है अगर उसके सीरम जे एलिवेटेड हैं या नहीं भी एलिवेटेड, तो ऑलवेज़ लुक अप फॉर कि अगर उसके सिम्पटम ये बड़े पुराने चलते आ रहे हैं और उस माइल्ड फ़ीवर भी उसको चल रहा है, एनोरेक्सिया हो रहा है, ये बड़े माइंड से सिम्पटम की भूख की कमी है जी, तेज़ाबियत हो रही है, वेट लॉस हो रहा है। तो वेट लॉस जो है ये बहुत बड़ा सिम्पटम है हमारे पास अंडरलाइंग डेवलपमेंट ऑफ कैंसर का, कि हो सकता है अंदर कैंसर डेवलप या कैंसर सेल्स या ट्यूमरल सेल्स डेवलप हो रहे हों, ठीक है। तो ऑलवेज डज नेवर, कभी भी अकेली लैब की रिपोर्ट्स के ऊपर डायग्नोसिस ना बनाएं। हमेशा मरीज के माइन्यूट साइंस अच्छी तरह हिस्ट्री लें, 15 मिनट आधा घंटा दें मरीज को, वो मरीज की जान का मामला है, ठीक है। आपने उससे पैसे लेने हैं, ठीक है। तो आप उससे कम से कम उससे अगर अपनी आप उससे जेब भर रहे हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट। आप लाख रुपया लें, 10 लाख लें, डजेंट मैटर, मगर मरीज को एटलीस्ट फुली केयर तो दें, ठीक है। तो मरीज के माइन्यूट साइन एंड सिम्टम्स को भी निगलेक्ट ना करें और मरीज की बात पूरी तरह सुने। शायद कोई बात आप नेगलेक्ट कर रहे हों, हो सकता है फर्स्ट सिटिंग के अंदर और सेकंड विजिट के अंदर वो आपके पास आए, वो आप उसकी बात दोबारा सुने गौर से, तो आ सकता है वो सिम्टम्स आपको नज़र में आप गुजरे और आप उससे कोरिलेट करके अपना डायग्नोसिस और अच्छा ट्रीटमेंट शुरू कर लें। तो नेवर नेगलेक्ट द माइन्यूट साइन एंड सिम्टम्स भी, और अलॉन्ग विद द इमेजेस, एक्सरे स्कैन्स में तो नहीं आता, ये सीटी स्कैन्स और एमआरआईज में आता है। तो और जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में, और फैमिली हिस्ट्री इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के आप अपना डायग्नोसिस बनाएं। नेवर डायग्नोज ऑन द बेस ऑफ लैब इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा ये लेक्चर, और इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोग सबके हाथ में शिफा अता फ़रमाए और आपको एक नेक दिल अता फ़रमाए कि आप मरीज़ को अच्छे से अच्छा गाइड करें। अगर आपके पास कैंसर की दवाई नहीं भी है, तो एटलीस्ट आप मरीज़ को हौसला दे के किसी अच्छी जगह रेफ़र करें कि जहाँ पर उसका इलाज हो जाए। ये भी बहुत आज के दौर में भी बहुत बड़ा सदका जारिया है, जहाँ आप किसी मरीज़ को किसी अच्छी जगह रेफ़र कर दें। और एक बात मैं कहूँगा, अपने अंदर ज़रूर हौसला पैदा करें कि आप अपना मरीज़ किसी दूसरी की तरफ रेफ़र कर सकें, बेशक वो एलोपैथिक डॉक्टर हो या सर्जन हो या कोई दूसरा हकीम हो या दूसरा कोई बीएमएस फिजिशियन हो या बीएमएस हकीम हो, उसकी तरफ आपके अंदर ये हौसला होना चाहिए कि आप उसकी तरफ उसको रेफ़र कर सकें, ठीक है। तो इजाज़त चाहेंगे इसी लेक्चर के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी नासी हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल काउंसिल फॉर तिब के CME CPD प्रोग्राम्स जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से जारी सारी हैं। और जैसा कि इस एपिसोड में आपने के ट्यूमर मार्कर के बारे में सुना, जो कि ये बहुत एक अहम तरीन हमारी नशिस्त है, जिसमें कि ट्यूमर मार्कर्स और कैंसर की तशख़ीस के बारे में बहुत आसानी से बताया गया।
नाज़रीन देखें, कैंसर इस वक्त दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई बीमारी है और तिब में इसकी जो सबसे बड़ी वजह बताई जाती है वो सदावी अग़ज़िया का कसरत इस्तेमाल है। और सदावी अग़ज़िया के इस्तेमाल के बाद ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल या बलगम पैदा करने वाली चीज़ों का इस्तेमाल करना ये कैंसर का मौजब है। जैसे कि हमने बिरयानी खाई और चिकन बिरयानी ख़ास तौर पे खाई या बीफ बिरयानी हमने खाई और उसके बाद हमने कस्टर्ड खा लिया, खीर खा ली या कोल्ड ड्रिंक्स पी ली, और जब ये चीज़ें बारहा कई साल तक जारी रहती हैं तो इस किस्म के चीज़ों से कैंसर पैदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, लीवर कैंसर बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है, फेफड़ों का कैंसर बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हम खाना खाने के बाद आराम करने के आदी हैं और बैठना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है वो भी कैंसर का एक बहुत बड़ा सबब है। पहले ज़माने में लोग पैदल चलते थे, घुड़सवारी करते थे, साइकिल पे सफ़र करते थे, तो जितने भी फासिद मादे हैं उनका पसीने के रास्ते से तनकिया हो जाता था। अब सेडेंटरी लाइफस्टाइल और एयर कंडीशन में बैठना और फिज़िकल मूवमेंट ना होने की वजह से ये जहरीले मादे हमारे टिश्यूज़ में डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसको हम कोलेजन डिजीज़ या एसिड डेपोजिशन डिजीज़ भी कहते हैं। इसकी वजह से क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो कमज़ोर हो जाती है और आदमी को कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसकी जो तिब्बी तशख़ीस है, यानी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के ज़रिए से जो हम डायग्नोज करते हैं, उनमें सबसे पहली अलामत जो है वो एनोरेक्सिया है, यानी भूख का कम लगना या भूख ना लगना, और अगर ज़बरदस्ती खाना खा दिया जाए तो खाने का हज़म ना होना और उसके नतीजे में वेट लॉस का होना। वेट लॉस खाना ना खाने, एक आम आदमी को भी खाना ना खाने से वेट लॉस होता है, लेकिन कैंसर के वेट लॉस में और एक आम वेट लॉस में फ़र्क ये होता है कि कैंसर का वेट लॉस जो है वो प्रोग्रेसिवली होता है, यानी हर हफ्ते आदमी का वज़न प्रोग्रेसिवली कम हो रहा होता है और वो हड्डियों का ढांचा बनता चला जाता है, सुस्ती, कमज़ोरी, और जिस मकाम पे कैंसर होता है उस जगह के टिश्यूज़ में शदीद किस्म का दर्द भी पाया जाता है, जिसकी वजह से हम CT स्कैन, MRI के ज़रिए से उसकी तशख़ीस करवा लेते हैं। जैसे लीवर कैंसर में अल्फ़ा फिटोप्रोटीन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। इसी तरह ब्रेस्ट कैंसर में CA-119 और मुख्तलिफ ट्यूमर मार्कर्स जो अभी हमारे साथी ने बताया आपको, वो बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए आपको अगर ये दो अलामतें मिल रही हैं, किसी मरीज़ का CBC डी रेंज है, उसमें लिम्फोसाइट डी रेंज है, बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, ESR बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, हेमोग्लोबिन मुस्तकिल कम आ रहा है, CRP बहुत ज़्यादा रेज्ड है, तो आपको चाहिए कि इन अलामतों के साथ इस तरह की तशख़ीस में फ़ौरन आप ट्यूमर मार्कर्स जो हैं वो मरीज़ को CT स्कैन के साथ एडवाइस कर दें। मैं बहुत ज़्यादा ममनून हूँ मोहतरम सदर नेशनल काउंसिल फॉर तिब सलीमी साहब का कि उन्होंने हमारी तजवीज़ के ऊपर ये CPD CME प्रोग्राम्स जो हैं शुरू करवाए। पहला प्रोग्राम जैसा कि आपने रिसर्च के बारे में सुना और उसके बाद फिर ये लैब टेस्ट के बारे में, और इंशाअल्लाह ये CPD प्रोग्राम इंशाअल्लाह जारी रहेंगे मुख्तलिफ अनवानात से। मैं बहुत ज़्यादा ममनून हूँ हमारे वाइस प्रेसिडेंट मोहतरम जनाब हकीम सिराजुद्दीन चांदियो साहब का, बाकी हमारे रुफ़का, तमाम कौंसिल के मेंबरान का, जिनकी सपोर्ट के ज़रिए से हम ये कामयाब प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह बरकरार रखे हुए हैं। इसमें जनाब जुल्फ़िकार मलिक साहब का भी बहुत अहम रोल है, जिनकी बरकत से हम मुतहरिक रहते हैं और ये प्रोग्राम जो है तसलसल के साथ जारी है। मैं बाकी साथियों का, नेशनल काउंसिल फॉर तिब के तमाम अरकान, ख़ुसूसन रजिस्ट्रार साहब और उनके अमले का भी ममनून हूँ, जिनकी काविश से हमारे ये प्रोग्राम और आवाम के साथ हमारा राब्ता और तमाम अतिबा के साथ ये प्रोग्राम एक ब्रिजिंग का रोल प्ले कर रहा है। और हमें और हमारे साथियों को जो फीडबैक आता है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हौसला अफजा बातें सुनने को मिलती हैं, बहुत कुछ सीखने को साथियों से मिलता है। बहुत सारे साथी अपने इन प्रोग्राम से मुताल्लिक अपने तजर्बात
भी हमें बताते रहते हैं, जो हमारे लिए हमारे इल्म में इजाफे का बाइस बनते हैं, हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। मैं इन प्रोग्राम के नतीजे में ये भी अपने सुनने वाले सामीन से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह के केसेस भी इसी ग्रुप के अंदर अपने शेयर करें, ताकि जो हमारे माहिर तिब्बा जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने क्लिनिक्स में बड़े बड़े कारनामा अंजाम दे रहे हैं, और ऐसे मरीज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह सुनने में आते हैं जिन्होंने रेडियोथेरेपी कराई और कीमोथेरेपी कराई और उनका कैंसर रिलैप्स हो गया, लेकिन एक हमारे गुमनाम हकीम साहिबान जो हैं वो अल्लाह के फजल व करम से, जिनको ऑन बोर्ड करना नेशनल काउंसिल की जिम्मेदारी है, उनके इलाज से वो मरीज़ ठीक हो गए, शिफायाब हो गए। ऐसे बहुत सारे जवाहिर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे माशरे में छुपे हुए हैं और बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे रहे हैं। हमें उम्मीद है कि उनके फैज़ से सारी उम्मत इस्तिफ़ादा हासिल करेगी। मैं बहुत ज़्यादा ममनून हूँ एक बार फिर अपने तमाम रफ़क़ा का, नेशनल काउंसिल फॉर तिब का, सामीन इकराम का, जिनकी हौसला अफजाई की वजह से हम ये प्रोग्राम जारी रखे हुए हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, काउंसिल पाइंदाबाद, नेशनल काउंसिल फॉर तिब पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।